हेलो दोस्तों, सूरज यस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम घटना चक्र आर्थिकी पढ़ रहे थे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने 7 वीडियो बना दी थी आर्थिकी पर। जिन्हें पहली वीडियो देखनी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से जो है आपको हमारी पहली वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों, आज हम केंद्रीय बजट पर बात करेंगे। ठीक है, और केंद्रीय बजट बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद शायद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और दोस्तों, इस वाली वीडियो में जो हमारी पहली वीडियो थी पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके कुछ फैक्ट जो है यहाँ पर आएंगे। तो उससे क्या होगा, आपके जो पहले फैक्ट है उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आज जो हम बजट शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बता देते हैं बजट की। ठीक है, ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी रहे और अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करें बजट के लिए, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 112 दिया गया था, जिसमें लिखा हुआ है कि एक वार्षिक वित्तीय विवरण हुआ। ठीक है, तो दोस्तों एक वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है बजट कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे संविधान में बजट शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। हमारे संविधान में केवल वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है, जिसे हम जो है बजट कह देते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों संवैधानिक प्रावधान की बात। अब दोस्तों हमें जो है बजट में क्या पढ़ना है ये बात हम बता देते हैं। तो दोस्तों बजट में जो है 2 चीज़ दी रहती है। एक प्राप्ति, जिसे हम आय कहते हैं, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, और एक जो होता है वो होता है व्यय। ठीक है, व्यय मतलब जो हमने जो है जिसे व्यय करना है, जिस पर हमें खर्च करना है। ठीक है, तो वो होता है व्यय। तो हमारे बजट में दोस्तों आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी आय होती है उतना ही हमारा व्यय होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारी कितनी प्राप्ति हुई है, कितने व्यय हुआ है। तो हमें जो है यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा जो व्यय है वो टोटल खर्च है, और जो हमारी प्राप्ति है, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बारे में बात होती है जब हम आय की बात करते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें जो है एक टर्म और आपको ध्यान रखनी है। जो हमारी आय होती है बजट में, आय भी जो है 2 तरह से होती है। ठीक है, एक राजस्व प्राप्ति होती है, राजस्व आय, और एक होती है पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि दोस्तों बजट में ये शब्द आएंगे कि हमारी राजस्व प्राप्ति इतनी हुई है, पूंजीगत प्राप्ति इतने % हुई है। तो हमें ध्यान रखना है कि राजस्व प्राप्ति ज़्यादा है या पूंजीगत प्राप्ति ज़्यादा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारी जो प्राप्ति है, जो आय है, वो राजस्व प्राप्ति होती है और एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। फिर दोस्तों एक हमें जो ध्यान रखना है वो है हमारा व्यय, जो खर्च होता है। तो खर्च भी हमारा 2 तरह से होता है, एक वही जो राजस्व व्यय होता है और दूसरा पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना हमारा व्यय जो है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे लड़के बेचारे जिन्होंने जो है बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जाना होगा। ठीक है, तो उनके जो है हेल्प मिल जाएगी और आपका भी जो है रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा बात हो गई व्यय की। व्यय में हमारा राजस्व व्यय हो गया और पूंजीगत व्यय हो गया। दोस्तों पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पूंजीगत व्यय जो होता है वो हमारा या तो एसेट क्रिएट करता है। एसेट मतलब परिसंपत्ति, या हमारे देयता, जो हमारी देयता है मतलब जो हमारी लायबिलिटी है उसमें कमी लाता है। मतलब जो हमने उधार लिया है या तो वो कम हो जाता है हमारा उधार, या हमारी परिसंपत्ति जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है एसेट या परिसंपत्ति हम कहते हैं। तो परिसंपत्ति क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों एसेट क्या होती है? परिसंपत्ति जो है वो सोर्स ऑफ इनकम होता है जिस पर जो है हमें इनकम होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे कि मान लिया हमने सड़क पर व्यय किया। ठीक है, तो सड़क क्या है दोस्तों? ये हमारा जो आधारभूत संरचना में आता है, तो ये पूंजीगत व्यय के तहत आता है। ठीक है, तो हमने सड़क खर्च किया और सड़क हमने बना ली। ठीक है, तो सड़क क्या हो गई दोस्तों? ये हमारी क्या हो गई? ये परिसंपत्ति हो गई। तो दोस्तों परिसंपत्ति वो होती है जो हमें रिटर्न देती है, हमें सोर्स ऑफ
हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो सड़क दोस्तों क्या हो गई, सड़क हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होगी। कैसे हो गई दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब हमारी सड़क बन जाती है तो उसमें जो है टोल टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों टोल टैक्स भी कई तरह के होते हैं, बोट हो गया, बहुत सारे क्योंकि अब हम बजट पर बात कर रहे हैं इसलिए ये वाला टॉपिक हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों टोल टैक्स लिया जाता है सड़क से, तो ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो गया ना, हो गया। तो इसलिए जो है सड़क क्या हो गई, एसेट हो गई। तो हमें इस बात में जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अगर हम पूंजीगत व्यय कर रहे हैं तो उससे जो है हमें इसका मतलब ये है या तो हमारे आधारभूत संरचना में कुछ जो है डेवलपमेंट हो रहा है, या हमारी जो हमने ऋण लिए थे वो हमने दिए हैं तो उससे क्या हमारे देयता है जो हमने उधार लिए थे उसमें कमी होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों पूंजीगत व्यय को जो है वो डेवलपमेंट के लिए जो है बेहतर माना जाता है। मतलब जितना पूंजीगत व्यय होगा उतना ही डेवलपमेंट होगा, उतनी ही भारत की ग्रोथ होगी। तो ये चीज़ जो है दोस्तों बेसिक टर्म थी जो आपको समझनी थी। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो कुछ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं बताई गई है तो इसे जो है हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। और जहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वहाँ पर जो है थोड़ा धीरे धीरे पढ़ के जो है उन्हें कोशिश करेंगे अच्छी तरह से याद रहें और वे अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य ने एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की थी। तो दोस्तों ये बेसिक ही बात है, एक तरह से कहानी टाइप है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों दोबारा से। आचार्य चाणक्य ने एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की थी जहाँ राष्ट्र का स्वामी सबको सुरक्षा दे, सबके साथ न्याय करे, राज्य का विस्तार करे तथा उसे समृद्ध बनाए, अपने व्यक्तिगत हित में नहीं अपितु जनहित में तत्पर हो, स्वयं अनुशासित हो, जनता को भी उद्यमी बनाए, कृषि उद्योगों तथा सार्वजनिक सेवाओं का कुशल प्रशासन हो तथा सरकारी अधिकारी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ठीक है। फिर इसमें लिखा है श्रमिकों को उचित परिश्रम, जो परिश्रमिक है उन्हें मिले, महिलाओं, बूढ़े और अशक्त लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हों, कृषकों और उद्यमों को उत्पादन पर लाभ मिले किंतु साथ ही साथ उपभोक्ताओं का शोषण भी न हो, बाजार में सही दामों पर सही वस्तुएं उपलब्ध हो, सरकार खर्चों के लिए उचित कर लगाए जो करदाता दे सके, और कर ऐसे वसूल किए जाएं जैसे भूरा फलों का रस तो लेता है किंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचाता। ऐसे ही राज्य की परिकल्पना तथा वर्तमान विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी 2021 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जिस अंदाज में बजट की शुरुआत की गई उससे यह स्पष्ट हो गया था कि सरकार कुछ बेहतर करने की दिशा में अग्रसर है। तो दोस्तों कोई भी सरकार हो जो बजट पेश करती है वो जो देश की जो है वृद्धि के लिए ही करती है, देश में ग्रोथ हो, समृद्धि आए, गरीबी कम हो, भूखमरी कम हो, कुपोषण की समस्या कम हो, रोजगार जनरेट हो, तो हर एक जो सरकार है वो बजट इसीलिए पेश करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बजट पेश किया गया था ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये जो है बजट वित्त मंत्रालय के तहत आता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वित्त मंत्रालय के तहत जो है बजट आता है। और ये कब आया था, ये 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया गया था, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। हालांकि अभी अर्थव्यवस्था जिस विकट परिस्थिति में है उसमें बजट बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। वित्त मंत्री ने कोरोना के कहर और उससे पैदा हुए दर्द का जिक्र करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वह कविता भी सुनाई जिसमें अंधेरा रहते ही सुबह की रोशनी देखने वाले परिंदे का जिक्र हुआ है। आज का सबसे बड़ा अंधेरा है कोरोना का डर और स्वास्थ्य की चिंता, अतः इसी डर और स्वास्थ्य की चिंता को दूर करने हेतु वित्त मंत्री ने बजट के माध्यम से रोशनी को कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोरोना जैसी विकट समस्या से लड़ने तथा स्वास्थ्य एवं सेहत की चिंता को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु बजट में 2.24 लाख करोड़ रुपए मतलब 2.24 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है, जो विगत वर्ष की तुलना में 137% अधिक है। तो दोस्तों इस बार जो है जो हमारा बजट व्यय होता है उसमें अगर स्वास्थ्य की बात करें, जो स्वास्थ्य पर जो व्यय किया गया है बजट का वो किया गया है 2.24 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। जो दोस्तों पिछले वर्ष में जो स्वास्थ्य पर व्यय किया गया था यह उसका जो है 137%
अधिक है। तो हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार जो है स्वास्थ्य पर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। तो वो किया गया है 137%। ठीक है, 137% जो है अधिक व्यय किया गया है विगत वर्ष की तुलना में, इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों बात करते हैं, इसमें बताया गया है सरकार का कुल खर्च बढ़कर वर्ष 2021 और 22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, तो ये जो बताया गया है ये कुल हमारा बजट का साइज बताया गया है। ठीक है, जिसमें से 5.54 लाख करोड़ रुपए नए परिसंपत्तियों के सृजन में खर्च होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब हम कहते हैं कि नई परिसंपत्ति के सृजन में खर्च होंगे, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पूंजीगत व्यय की। ठीक है, तो जो नई परिसंपत्ति के जो सृजन में खर्च होंगे वो कितने करेंगे, 5.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये ध्यान रखना है कि इस बार जो बजट का साइज़ कितना था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें ध्यान रखना है। ये है 34.83 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसमें बताया गया जिसमें जो है 5.54 लाख करोड़ रुपए से नई परिसंपत्तियों के सृजन में खर्च होंगे, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है। तो हमने दोस्तों अभी बताया था कि जो हमारे परिसंपत्ति में जो हमारा पूंजीगत व्यय होता है, उससे जो है देश की जो है या तो आधारभूत संरचना में विकास होता है या उधार में कमी आती है। तो ये जो है ये खर्च अच्छा माना जाता है बजट की दृष्टि से, किसी देश की दृष्टि से भी। ठीक है, तो ये अच्छा संदेश है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें बात कही गई है निश्चित रूप से सकारात्मक पहले 6 स्तंभों पर आधारित इस बजट में स्पष्ट संदेश है। तो दोस्तों ये जो हमारा बजट है इस बार, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि इस बार का जो बजट है वो कितने स्तंभों पर आधारित है। तो वो जो है दोस्तों 6 स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, ये जो है नीचे आएगा, उसमें हम बता देंगे। इसमें थोड़ा हेल्थ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये इसमें जो है बात की गई है। ठीक है, तो वो हम नीचे बताएंगे क्योंकि उसका भी जो है बहुत बड़ा वो दे रखा है, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है ये 6 पिलर पर हमारा बजट था, ये हमें ध्यान रखना है। फिर दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 हेतु 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2021 और 22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति और उतनी ही राशि का व्यय का जो है अनुमान है। तो दोस्तों हमारा जो आय और व्यय का लेखा बजट कहलाता है। ठीक है, और जितनी हमारी प्राप्ति होती है उतना ही व्यय किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल प्राप्तियों, अब ये ध्यान रखना है दोस्तों, कुल प्राप्तियों का यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में 51.34% राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा है तथा शेष 48.66% पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है। तो दोस्तों हमारी प्राप्ति दो होती हैं, अभी हमने बताया था, पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति। तो हमारी जो राजस्व प्राप्ति है वो ज़्यादा है पूंजीगत प्राप्ति से। तो ये हमें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीधे स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि हमारी पूंजीगत प्राप्तियाँ ज़्यादा हैं या राजस्व प्राप्तियाँ ज़्यादा हैं। तो हमें ध्यान रखना है हमारी राजस्व प्राप्ति जो है 51.34% है। ठीक है, इस तरह कुल व्यय में से जो है 84.09% राजस्व खाते पर, जबकि मात्र 15.91% पूंजीगत खाते पर व्यय होने का अनुमान है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये बताया है कि हमारी राजस्व प्राप्ति ज़्यादा है, मगर अगर हम व्यय की बात करें तो व्यय में जो है हमारा राजस्व बहुत ज़्यादा है। जो हमारा राजस्व व्यय है वो बहुत ज़्यादा है, वो कितना है, वो है 84.09%। ठीक है, और हमारा जो पूंजीगत व्यय है वो कितना है, वो 15.91% है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा राजस्व व्यय से ना तो हमारी देयता में कमी आती है और ना ही जो है हमारी असेट जनरेट होती है, इसलिए जो है राजस्व व्यय को इतना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो राजस्व व्यय ज़्यादा है और पूंजीगत व्यय जो है कम है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताया है, इन आंकड़ों को देखकर एक बात तो स्पष्ट होती कि भारत सरकार की ना लौटाने योग्य प्राप्ति, जिसे आय भी माना जा सकता है, कुल बजट का 51.34% है। ठीक है, ये 51.34% क्या है, ये हमारा राजस्व प्राप्ति है। ठीक है, तो दोस्तों ये राजस्व प्राप्ति है, इसे जो है ना हमें क्योंकि ये राजस्व प्राप्ति कैसे होती है, ये राजस्व प्राप्ति हमारी टैक्स और नॉन टैक्स से प्राप्त होती है। ठीक है,
या इन्वेस्टमेंट का जो डिविडेंस होता है वो उससे प्राप्त होती है। तो इससे क्या होता है, ये हमें जो है वापस नहीं की जाती है। मगर जो पूंजीगत प्राप्ति होती है उसमें हम कुछ ऋण भी लेते हैं तो हमें वापस भी करना पड़ता है। तो एक तरह से ये जो है हमारी आय होती है 51.34%, ऐसी आय जो हमें लौटानी नहीं है। ठीक है, तो ये जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है, राजस्व प्राप्ति है। ठीक है, जबकि अनुउत्पादक व्यय जो हमारा राजस्व व्यय को दोस्तों अनुउत्पादक व्यय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना तो इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है विकास होता है, ना तो हमारी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की हम जब बात करते हैं तो एसेट की बात करते हैं, तो राजस्व व्यय में हमारा जो है एसेट क्रिएट नहीं होता है और ना ही हमारे देयता में कमी आती है। तो इसलिए जो है इसे अनुउत्पादक व्यय कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है राजस्व व्यय ज़्यादा है पूंजीगत व्यय से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऐसे में भारत में घाटे की स्थिति तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब हमारा राजस्व व्यय ज़्यादा होगा तो उससे हमारी जो है देयता में कमी नहीं आएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो है हमारा बजट घाटा बढ़ता है। ठीक है, तो एक नज़र में सरकार के बजटीय घाटों पर भी डालते हैं। तो इसमें बताया कि अब जो है सरकार का जो बजटीय घाटा है वो कितना कितना है, ये इसमें जो है बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों बजट घाटे की अभी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी जो है यहाँ पर देख लेते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो दोस्तों राजकोषीय घाटा मतलब जो हमारा आय और व्यय में अंतर है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा जो है राजस्व खाते एवं पूंजीगत खाते दोनों से संबंधित होता है। ठीक है, हमारा राजस्व खाते से और पूंजीगत खाते से संबंधित होता है, क्योंकि जो हमारा आय होता है, आय में राजस्व आय भी और पूंजीगत आय भी जो है जोड़ी जाती है, और व्यय में जो है हमारा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों जोड़ा जाता है। इसलिए जो है राजकोषीय घाटा जो है दोनों खातों से संबंधित होता है। किसी वर्ष विशेष में सरकार द्वारा लिए गए समस्त आंतरिक एवं बाह्य ऋणों का योग ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो दोस्तों अब जो है राजकोषीय घाटा जो माना जाता है, जो हम बोरिंग करते हैं, जो अंदर से बोरिंग करते हैं या बाहर से बोरिंग करते हैं, उसे ही राजकोषीय घाटा माना जाता है। कैसे माना जाता है ये यहाँ पर जो आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा जो है व्यय आय जो है हमारी मान लिया 34 लाख प्राप्त हुई है, और हमने जो है व्यय भी हमें 34 लाख करना है। ठीक है, ये हम अनुमान करते हैं कि भाई हमारा 34 लाख जो है व्यय हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये 34 लाख रुपए की जो है जो हमने व्यय के लिए निर्धारित की है रकम कम पड़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी पूर्ति करने के लिए जो है हमें बाहर से बोरिंग करनी पड़ती है, उधार लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये क्या है, ये बजट है, यहाँ पर आय और व्यय बराबर है। ठीक है, और जब ये कम पड़ जाएगा तो हम बाहर से बोरिंग करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा घाटा हो गया फिर। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो है जो बोरिंग हम करते हैं ये हमारा राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आता है। तो वास्तव में जो हमारा जो घाटा होता है वो हम जो बाहर से या आंतरिक सोर्स से जो है ऋण लेते हैं वो हमारा राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो ध्यान रखना है, मैं राजकोषीय घाटा पूछ लिया जाता है कि राजकोषीय घाटे में जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसे माना जाता है, वो माना जाता है आंतरिक एवं बाह्य ऋणों का योग ही राजकोषीय घाटा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अर्थात राजकोषीय घाटा उस राशि को प्रदर्शित करता है जिसमें सरकार अपने व्यय को पूरा करने हेतु ऋण के रूप में लेती है। जो अभी हमने बताया है कि मान लिया हमारी जो राशि है वो कम पड़ गई है, तो उसे पूरा करने के लिए जो मार्केट से बोरिंग करेगी तो वही जो है हमारा राजकोषीय घाटा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है इसका ध्यान हमें रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 2 सर्किल दे रखे हैं, इसमें जो है एक में हमारा व्यय के संगठक दे रखे हैं, एक हमें जो है प्राप्ति यानी कि आय के स्रोत दे रखे हैं। ठीक है, तो इन्हें जो हम देखते हैं ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पहले जो है हम व्यय की बात करते हैं। इसमें जो है बताया गया है कि हमारे जो बजट है उसमें से किस मद में कितना जो है व्यय किया जाता है, कितना रुपया जो व्यय किया जाता है कौन सी मद में, ये हमें दे रखा है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक कौन सी मद में व्यय किया जाता है, तो यहाँ पर जो है हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर व्यय की बात करें तो वो होता है ब्याज अदायगी। ठीक है, ये जो है हमारे बजट में से जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे व्यय की मद है वो क्या है, वो है ब्याज अदायगी। ठीक है, और अगर सेकंड नंबर पर देखें तो दोस्तों क्या है, वो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा।
तो दोस्तों हमारी जो जीएसटी प्राप्त होती है उसमें से कुछ हिस्सा जो है राज्य को जाता है, ठीक है। तो जो करों का जो हिस्सा राज्य को जाता है वो सेकंड नंबर पर जो है हमारी व्यय की सेकंड तो मोस्ट जो है मद है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा व्यय की मद क्या है, तो हमें ध्यान रखना वो ब्याज अदायगी है, और सेकंड नंबर पर जो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है, ठीक है। और दोस्तों थर्ड नंबर की अगर बात करें तो वो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, ठीक है। तो हमें जो है 3 को तो ज़्यादा ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये योजनाएं की भी बात करें तो ये योजनाएं जो है 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है जो सेंट्रल सेक्टर होती है, जिसमें जो सारा खर्च केंद्र सरकार का रहता है। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, जिसमें जो है राज्य और केंद्र सरकार दोनों जो है मिलकर उस स्कीम को चलाती हैं, उस पर जो है व्यय करती हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी जो है व्यय की मद थी, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा व्यय जो ब्याज अदायगी में, और दूसरा जो है राज्य करों में जो राज्यों का हिस्सा है वो आता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राप्ति की। तो इसमें दे रखा है कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे प्राप्ति का जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति की जो मद है हमारी वो है उधार और अन्य देयता। ये कितनी है, 36% है, ठीक है। जो हमने उधार दिए थे वो हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो वो जो है हमारी सबसे बड़ी जो सोर्स ऑफ इनकम है, उधार और अन्य देयता है, ठीक है। और सेकंड नंबर की अगर बात करें हम तो दोस्तों वो क्या है, वो है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी जो है हमारी जो है द्वितीय मद है सबसे ज़्यादा आय के स्रोत की, ठीक है। तो ये कितने है, ये 15%। दोस्तों जीएसटी क्या है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों तीसरी अगर मद करें हम आय की प्राप्ति की तो वो है इनकम टैक्स, आयकर, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर जो है वो निगम कर है, वो 13% है, और निगम कर भी क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। तो हमें ध्यान रखना है इसमें फर्स्ट नंबर पर उधार और अन्य देयताएं हैं, सेकंड नंबर पर जीएसटी है, और थर्ड नंबर पर आयकर है। इसी सीरियल में हमें याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों ये जो है केंद्रीय बजट का पूरा ब्यौरा दिया गया है इसमें हमारी राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय का जो है पूरा लेखा जोखा दिया गया है। और इसी में ही जो है हमारा जो राजस्व घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, ये इसमें दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है हम मेन जो है जो तथ्य है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी अगर इस टेबल को भी मैं अगर समझाना की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो आइए दोस्तों पहले हम देख लेते हैं इसमें जो हमारे मतलब की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो है इस टेबल में 4% दे रखा है, एक 3.3 दे रखा है, एक 2.7 दे रखा है, एक 7.5 दे रखा है, एक 5.1 दे रखा है। तो दोस्तों जो है अधिकतर स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें जो है किस फैक्ट को याद रखना है, ठीक है, और कौन सा फैक्ट जो है किस लिए यूज किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो होता है ये हमारे पिछले बजट का वास्तविक जो है जो खर्च हुआ है या जो भी घाटा आया है वो यहाँ पर दिया रहता है, ये वास्तविक रहता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो रहता है ये हमारा जो इस वाले वित्तीय वर्ष के हिसाब से नेक्स्ट वर्ष का जो अनुमान रहता है वो दिया रहता है। जैसे कि अभी हमारा जो बजट है उसमें जो नेक्स्ट ईयर के अनुमान जो राजस्व घाटे का है वो 5.1 है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये अनुमान था अगले वित्त वर्ष के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जो वर्तमान में जो अगले वित्त वर्ष के लिए दिया रहता है वो जब वो वित्त वर्ष चलता है तो उसमें जो है कुछ संशोधन किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो है हमारा अनुमान जो है वो घटता और बढ़ता रहता है। तो अभी जो पैंडेमिक आया था उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा व्यय बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ है, हमारा राजस्व घाटा जो है बढ़ गया। तो ये दोस्तों ये रहता है संशोधित अनुमान, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है ये हमारा संशोधित अनुमान रहता है, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए जो है हमारा अनुमान रहता है, ठीक है। तो हमें इसमें जो है कन्फ्यूजन नहीं रहना है, और हमें जो है इन दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वर्तमान साल का जो संशोधित अनुमान रहता है और ये नेक्स्ट ईयर का जो है अनुमान रहता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो बात करते हैं दोस्तों राजस्व घाटा, ठीक है। तो राजस्व घाटा को आपको समझना होगा
राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा जो हमारा राजस्व आय और राजस्व प्राप्ति होती है उनके अंतर को जो है राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस बार का जो संशोधित अनुमान है वो जो राजस्व घाटा अनुमान लगाया गया है वो 7.5% लगाया गया है। मतलब कहने का ये है कि इस बार जो है 7.5% राजस्व घाटा रहने का अनुमान है और नेक्स्ट ईयर जो है ये 5.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और हम बता दें, राजस्व घाटा जो है 10-1 यानी कि जो हमारी जो व्यय है और जो हमारी प्राप्ति है उसके अंतर को दर्शाता है। ठीक है, ये हम दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों देखो ये है राजस्व खाता। ठीक है, ये कुल हमारा व्यय है राजस्व खाते का और पहले नंबर पर है राजस्व प्राप्ति। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो 10-1 यानी कि जो हमारा व्यय हुआ है, तो हमारा घाटा कब होगा? जब हमारा व्यय ज़्यादा होगा। तो हम व्यय में से अगर प्राप्ति घटा देंगे तो हमारा राजस्व घाटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो वास्तविक है, वो 2.4 है और जो हमें याद रखना वो ये रखना है कि संशोधित जो है वो 6.3 रहने का अनुमान है और नेक्स्ट ईयर जो है ये 4.1 रहने का अनुमान है। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो कैसे प्राप्त होता है? वो हमें प्राप्त होता है 14-12 यानी कि राजस्व घाटे में से अगर हम पूंजी इसमें जो है पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान घटा देते हैं तो वो हमारा प्रभावी राजस्व घाटा आता है। फिर दोस्तों राजकोषीय घाटे की बात हम करें तो राजकोषीय घाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राजस्व घाटा ये हमें ध्यान रखना है। तो जो दोस्तों इस जो वास्तविक अनुमान है वो 4.6% है और जो संशोधित अनुमान है वो 9.5% है। ठीक है, तो इस बार जो है हमारा राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा है, वो 9.5% है। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ईयर के अनुमान के लिए जो अनुमान है वो है 6.8%। तो ये हमें ध्यान रखना है, संशोधित अनुमान 9.5 है और नेक्स्ट ईयर के लिए 6.8 है। ठीक है, और राजकोषीय घाटा हम कैसे निकालते हैं? तो राजकोषीय घाटा दोस्तों हम निकालते हैं कुल व्यय में से राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली और प्लस अन्य प्राप्ति को जो है इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये इससे जो है हमारा राजकोषीय घाटा निकलता है। ठीक है, तो 9 - 1 + 5 + 6, तो यहाँ पर जो है हमें ध्यान रखना है, इसमें जो है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ठीक है, और नंबर 5 पर आपको ऋणों की वसूली और प्लस अन्य प्राप्ति, तो इससे जो है हमारा राजकोषीय घाटा निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा का जो वास्तविक अनुमान है वो 1.6 है और जो हमारा संशोधित अनुमान है वो 5.9 है और नेक्स्ट ईयर के लिए 3.1% है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है बजट में हम 3 वर्ष का लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है, एक पिछले वर्ष का, एक वर्तमान वर्ष का और एक नेक्स्ट ईयर का जो होने वाला है। ठीक है, तो वो इसमें जो है 2019-20 के ये वास्तविक जो है आंकड़े रहते हैं और ये जो है इसके जो अनुमान किया गया था उसका जो है ये संशोधित अनुमान रहता है और ये नेक्स्ट ईयर का लिए अनुमान होता है। ठीक है, तो हमें जो है केवल इतना ही ध्यान रखना है कि हमारा जो राजस्व घाटा है वो संशोधित अनुमान 7.5 है और जो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए वो 5.1 है। इसी तरह से हमें जो है नेक्स्ट के ये जो है तथ्य ये फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजकोषीय घाटे की। ठीक है, तो राजकोषीय घाटे की बात के तहत हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो है राजकोषीय घाटा वो बड़ा है और 15.07 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। ठीक है, तो ये हमारे एक्चुअल फिगर्स हैं, ये हमें याद नहीं रखना, हमें परसेंटेज में याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर रिपीट होगी कुछ चीज़ें, ये हमें ध्यान रखना। जो इसी वर्ष अनुमानित है जो जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है, यह भी हमने देख लिया है। वर्ष 2021-22 हेतु अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा विगत वर्ष की संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 3.42 लाख करोड़ रुपए कम है। ठीक है, तो दोस्तों इस पर जो है ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना है जो क्योंकि हमने जो मेन चीज़ पढ़ ली है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, राजस्व मद में घाटा राजस्व घाटा कहलाता है, यह हमने अभी देखा है। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक हो जाने से यह घाटा उत्पन्न होता है। इस घाटे को जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये हमने अभी बताया था कि हमारा जो राजस्व घाटा है वो
बेकार रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उससे जो ना तो हमारे एसेट क्रिएट होती है और ना ही हमारे उधार जो हमारे देयता है उसमें कमी आती है। इसलिए जो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस घाटे से ना तो यही बात यहाँ पर रिपीट हो गई है, किसी संपत्ति का सृजन होता है और ना ही किसी तरह की दायित्व में कमी आती है। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार अनुत्पादक व्यय अधिक कर रही है। अनुत्पादक व्यय ये हमने बता दिया है, ये हमारा जो है अनुत्पादक व्यय है। यही कारण कि अर्थशास्त्री से शून्य या न्यूनतम रखने की सलाह देते हैं। वर्ष 2021-22 हेतु बजट में 11.41 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। ठीक है, जो वर्ष 2021 और 22 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का कितना है वो 5.1% है। यह भी हमने देखा है। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटे की अगर बात करें दोस्तों, प्रभावी राजस्व घाटा भी राजस्व खाते का ही एक घाटा है, परंतु यह राजस्व घाटे से जो पूंजीगत अस्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदानों को घटाकर प्राप्त होता है। ये अभी हमने बात करी है। ठीक है, राजस्व घाटे की बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करने हेतु वर्ष 2011 और 12 के बजट से प्रभावी राजस्व घाटे की गणना की जाती है। तो दोस्तों ये क्या है? ये जो है आधार वर्ष है। ठीक है, इससे जो है जो प्रभावी राजस्व घाटा है उसकी गणना की जाती है। अभी हमने दिखाया आपको। तो दोस्तों वर्ष 2021 और 22 के अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 4.1% अनुमानित किया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना, 4.1% अनुमानित किया गया है हमारा प्रभावी राजस्व घाटा, जो वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान से लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपए कम है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों प्राथमिक घाटे की। तो भारत में जो है प्राथमिक घाटे की अवधारणा को वर्ष 1997 और 98 के बजट से प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो ये जो है प्राथमिक घाटा जो है वो 97-98 से लिया गया है, जिसका उद्देश्य गणना वर्ष के राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्थिति का आकलन करना है। इसकी गणना बेहद आसान है। इसकी गणना हेतु बस राजकोषीय घाटे में से उस वर्ष का ब्याज भुगतान की राशि को घटा दिया जाता है। यदि देखा जाए तो प्राथमिक घाटा वर्ष 2021 और 22 में जीडीपी का मात्र 3.1% अनुमानित किया गया था। ज्ञातव्य तथ्य यह भी है कि पिछले वर्ष 2020-21 के संशोधित प्राथमिक घाटे की तुलना में यह लगभग 4.59 लाख करोड़ रुपए कम है। ठीक है, तो हमारा जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो कितना रहने का अनुमान है? वो 3.1% रहने का अनुमान है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कर। तो दोस्तों वर्ष 2021 और 22 में करों से कुल 22.17 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। तो हमें ध्यान रखना है, जो टैक्स से हमें प्राप्ति हुई है वो 22.17 लाख करोड़ रुपए हुई है। ठीक है, इसमें से लगभग 49.98% प्रत्यक्ष करों से, जबकि शेष 50.02 जो है अप्रत्यक्ष करों से प्राप्ति होने का अनुमान है। तो हमें यहाँ पर जो है एक ध्यान रखना है कि हमारी जो है डायरेक्ट टैक्स से जो प्राप्ति होती है वो कम होती है इनडायरेक्ट टैक्स से। ठीक है, तो हमारे जो अप्रत्यक्ष करों की प्राप्ति जो है वो प्रत्यक्ष कर से ज़्यादा होती है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा तो हमें तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हमारी जो अप्रत्यक्ष कर की प्राप्ति प्रत्यक्ष कर से ज़्यादा होती है। ठीक है, यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुल प्राप्त 22.17 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 6.63 लाख करोड़ रुपए राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो राज्यों का हिस्सा रहता है वो इसमें से जो है 6.63 लाख करोड़ रुपए उन्हें दे दिया जाएगा। लगभग 6.10 लाख करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि होती है उसमें जमा करा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है केंद्र की शुद्ध कर आय जो है वो 15.45 लाख करोड़ रुपए ही रहेगी। तो दोस्तों हमें जो परीक्षा की दृष्टि से देखना है, तो यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें जो है हमें इतनी ध्यान नहीं रखनी है, केवल इस समझने के लिए। ठीक है, अगर टाइम ना हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। यदि सकल करों का देश के सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो यह वर्ष 2021 और 22 के लिए 9.9% रहेगा। इसी तरह वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्यक्ष कर जीडीपी का लगभग 4.9%, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है वो जीडीपी का लगभग 5% अनुमानित है। तो हमें इसका जो है ध्यान रखना है। इसी तरह वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रत्यक्ष कर जो है हमारा जीडीपी का
4.9% है और अप्रत्यक्ष कर जो है वो 5% है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो जीडीपी का, हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसका 4.9% जो है वो डायरेक्ट टैक्स है और 5% जो है हमारा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो दोस्तों जीडीपी का भी हमें ध्यान रखना है। जीडीपी क्या होती है? तो जीडीपी जो दोस्तों हमारा जो है देश के हमारे देश के अंदर जो अंतिम गुड्स और सर्विस जो हमारी बाउंड्री है देश की, उसमें जो भी उत्पादन किया जाता है वो जीडीपी आता है। जो देश के अंदर जो वस्तु और सेवा उत्पादित की जाती है अंतिम रूप से, वो हमारी जीडीपी के अंदर आता है। तो हमें ध्यान रखना है जीडीपी क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जहाँ तक करों के योगदान का प्रश्न है तो कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा वस्तु एवं सेवा कर का है। ठीक है, अगर हम कर की बात करें, अगर हमें जो है कर में सबसे ज़्यादा मद कौन सी है तो वो है जीएसटी। मतलब करों के रूप में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जीएसटी प्राप्त होती है। उसके बाद जो है दोस्तों इसमें बताया गया है, इसके बाद इनकम टैक्स और उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारे जो करों में से है सबसे ज़्यादा प्राप्ति कौन से कर की होती है? तो सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है जीएसटी से। ठीक है, सेकंड नंबर पर इनकम टैक्स और थर्ड नंबर पर कॉर्पोरेट टैक्स आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी रखते हैं तो ये हम इसमें यही बताया गया है कि जो अगर हम करों की बात करें, जहाँ तक करों के योगदान का प्रश्न है तो कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का है। इसके बाद आयकर का आता है और फिर निगम कर का। ठीक है, और दोस्तों ये कर किस में जाते हैं? ये कर जाते हैं हमारे राजस्व खाते में। ठीक है, जो हमारा राजस्व खाता होता है वो उसमें जो है टैक्स और नॉन टैक्स से जो भी हमारी प्राप्ति होती है वो सब इसमें आती है। ठीक है, तो टैक्स में दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। और नॉन टैक्स के अंतर्गत ये आते हैं जिसमें जो है हम जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका डिविडेंड जो मिलता है वो आता है, या जो हमें ब्याज में मिलता है वो उसमें जो है आता है। तो ये टैक्स और जो होता है ये राजस्व खाते की जो है वे हैं पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। करदाताओं के संदर्भ में इस बारे में दो घोषणाएं की गई हैं। पहली घोषणा यह है कि अब 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग जो केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज आय पर निर्भर है, यानी कि जो 75 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के बुजुर्ग हैं और जो अपना जीवन यापन करते हैं वो अपनी पेंशन से या जो उन्होंने जो है अपनी निधि जो जमा थी उसका जो ब्याज मिलता है उससे अगर अपनी आजीविका चला रहे हैं तो उसमें जो है इन्हें कुछ छूट दी गई है। उन्हें छूट ये दी गई है कि जो केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज पर आय पर निर्भर है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब जो पेंशन, जिन्हें पेंशन मिलती है और जिन्हें जो है निधि का ब्याज मिलता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं और जिनकी एज जो है 75 ईयर्स से अबव है उन्हें जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं दोस्तों, भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर कटौती कर लेगा। जो बैंक है वही जो है जो उनकी इनकम हुई है उस पर जो भी टैक्स लगेगा वो वहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, हालांकि इस लाभ हेतु आवश्यक है कि पेंशन और ब्याज आय एक ही बैंक में आए। मतलब जो हमारी पेंशन है, जो पेंशन आएगी उसकी और जो ब्याज मिलेगा वो एक ही बैंक में होना चाहिए, तभी जो है उसे इस स्कीम का लाभ होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें जो है आयकर जो फॉर्म होता है, आयकर रिटर्न फॉर्म वो भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों एक दूसरी घोषणा ये की गई है कि गृह ऋण जो होता है लेने वालों के लिए की गई है। इसमें जो सस्ते मकान खरीद हेतु गृह ऋण के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर कटौती को और एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। अर्थात करदाता इस अतिरिक्त कर कटौती का लाभ 31 मार्च 2022 तक ले सकेंगे। ठीक है, तो ये भी इतना मुझे लग रहा है कोई खास नहीं है। आपको जो है जो मैं ज़्यादा पॉइंट पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। बजट वर्ष 2021 और 22 में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये ध्यान रखना है
कि जो हमारे आयकर स्लैब होते हैं उसमें जो है वर्ष 2021 और 22 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये अभी नीचे आएगा, उस पर हम देखेंगे। ठीक है, यह पूर्व की भांति ही लागू रहेगा, अर्थात दोनों कर की दरों में से आयकर दाता किसी भी टैक्स स्लैब को चुन सकता है। ठीक है, आयकर लागू करने की जो दर है वो नीचे दी गई है। ठीक है, दोस्तों पहले हम एक टेबल आगे आई थी, ये हम देख लेते हैं। दोस्तों इसमें बजट विवरण दिया गया है, वो हमने पहले ही बता दिया था। तो इसमें कुल प्राप्ति दी गई है और कुल व्यय दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, इसमें जो कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दे रखी है, ये हमें नोट कर कर चलना है। और इसमें राजस्व प्राप्ति दे रखी है और कर बिन राजस्व प्राप्ति दे रखी है। ठीक है, अगर व्यय की बात करें तो इसमें राजस्व खाते पर व्यय कितना हुआ है, पूंजीगत खाते पर व्यय कितना हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। इससे हमें एक चीज़ तैयार हो जाती है, इससे तैयार हो जाती है कि हमारी राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्तियों से ज़्यादा है, हमारा जो है कर राजस्व कर बिन राजस्व से ज़्यादा है, हमारा राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय से ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों राजस्व खाते के अगर व्यय की बात करें तो इसमें ब्याज भुगतान, पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान। तो दोस्तों इससे जो है हमें ध्यान रखना है, राजस्व खाते के व्यय से पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है, ये केवल सहायता के लिए है, फिर अन्य जो व्यय होते हुए आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आयकर स्लैब की हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों इसमें जो है ये डेटा फिर से दे दिया गया है। ठीक है, अब जो हमारा घाटा बताया गया है कि हमारा जो राजस्व घाटा कितना है और राजकोषीय घाटा कितना है। तो दोस्तों इस बार अगर हम देखेंगे हमारा जो घाटा है जो पिछले विगत वर्षों की तुलना में जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जो पिछले विगत वर्षों में जितने भी घाटे हुए हैं उनमें जो है इस बार पेंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा जो है घाटा है। जैसे कि हम राजकोषीय घाटे की बात करें तो वो जो संशोधित अनुमान के तहत 9.5 है और 6.8 रहने का अनुमान है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है राजकोषीय घाटा है, ये अभी तक जो है किसी में भी 9.5 नहीं आया है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अब तक का जो है सबसे ज़्यादा घाटा है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आंकड़े वहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये राजकोषीय घाटा का दे रखा है, ये राजस्व घाटे का दे रखा है, ये प्रभावी राजस्व घाटे का दे रखा है और ये प्राथमिक घाटे का दे रखा है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो 6.8 रहने का अनुमान है और राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा जो 5.1 रहने का अनुमान है, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1 रहने का अनुमान है और प्राथमिक घाटा जो 3.1 रहने का अनुमान है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आयकर स्लैब की, जो इस बार संशोधित नहीं किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। जो 2.5 लाख है, 2.5 लाख से जो कम वाले हैं उन पर जो है कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 25 लाख वालों की अगर बात करें तो इन पर 5% टैक्स लगेगा अगर वे 2020 और 21 की स्कीम में है। अगर 2019 और 20 की स्कीम में है तो उन पर जो है 5% ब्याज लगेगा। ठीक है, अगर 5 लाख से 7.5 लाख की बात करें तो उन पर 10% लगेगा, 7.5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 15% लगेगा और 10 लाख से 12 लाख 12.5 लाख की बात करें तो 20% लगेगा और 12.5 लाख से 15 लाख की बात करें तो 25% लगेगा और 15 लाख से ऊपर की अगर बात करें तो वो 30% रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो है हमारे यहाँ पर जो है हमारे देश में कौन सी कर प्रणाली है दोस्तों, हमारे देश में जो है अधोगामी कर प्रणाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें जो है इनकम एक जो इंक्रीमेंट होता है इनकम में, तो एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर जो है इनकम के इंक्रीमेंट होने पर भी जो है टैक्स की दर में वृद्धि नहीं होती। यानी कि यहाँ पर जो अगर 15 लाख से कितनी भी इनकम है तो वहाँ पर आपको 30% ही देना पड़ेगा, इसमें जो है कर टैक्स या टैक्स में जो है वृद्धि नहीं होगी। तो इसे अधोगामी जो है कर प्रणाली कहते हैं। तो भारत में जो है अधोगामी कर प्रणाली है। ठीक है, एक प्रगतिशील कर प्रणाली होती है, मतलब जितना आपको इनकम होगी उतने जो है टैक्स बढ़ता रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है, भारत के संदर्भ में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो अधोगामी कर प्रणाली है और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों सब्सिडी की हम बात करें, ठीक है, तो बजट 2021 और 22 के कुल ये दे रखा है 36,98,000। अभी देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा आंकड़ा ऐसी है इसमें। तो दोस्तों इसमें जो है 3 लाख
69,898 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में प्रस्तावित है। ठीक है, तो दोस्तों सब्सिडी जो है हमारे बजट व्यय की बहुत बड़ी मद है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमें नोट करके चलने हैं। यह वर्ष 2020 और 21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 42.98% कम है। मतलब इस बार जो सब्सिडी है, सब्सिडी में जो व्यय किया जाएगा वो पिछले वर्ष की तुलना में कम किया जाएगा। ठीक है, तो 2021 और 22 हेतु प्रस्तावित कुल सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी, तो दोस्तों जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, खाद्य सब्सिडी देती है, उर्वरक सब्सिडी देती है और पेट्रोलियम उत्पाद पर, पेट्रोल पर जो है सब्सिडी देती है। तो दोस्तों अगर सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी में सबसे ज़्यादा जो है सब्सिडी दी जाती है वो खाद्य सब्सिडी दी जाती है, उसके बाद उर्वरक सब्सिडी दी जाती है और फिर पेट्रोलियम सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, और फिर दोस्तों ब्याज भुगतान पर जो सब्सिडी दी जाती है वो फोर्थ नंबर पर आती है। तो ब्याज भुगतान के तहत जैसे कृषि ऋण लिए जाते हैं तो सरकार कुछ सहायता अनुदान राशि जारी करती है कि भाई इस जो है इतने ऋण में छूट दी जाएगी, तो इस ये जो है ब्याज सब्सिडी आती है इसमें। ठीक है, तो सब्सिडी की प्रमुख मद हमने देख ली है, खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्सिडी की कौन कौन सी मद है, तो हमें ये चारों ध्यान रखनी है। और ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है सब्सिडी कौन सी मद में दी जाती है, तो वो हमें ध्यान रखना है वो खाद्य में दी जाती है। खाद्य सुरक्षा के तहत जो दी जाती है सब्सिडी वो सबसे ज़्यादा दी जाती है सब्सिडी में अगर हम बात करें तो। फिर कुल सब्सिडी में इनका योगदान लगभग 98.06% है। भारत में कुल सब्सिडी का लगभग 65.6 यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। भारत में कुल सब्सिडी का लगभग 65.65% अकेले खाद्य मद में व्यय होता है। यानी कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा के तहत जो हमारी सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है, हमारा जो व्यय होता है। ठीक है, वो 65.65% है। ठीक है, मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद यूरिया सब्सिडी अभी हमने बात करी है। फिर पोषण आधारित सब्सिडी और फिर किसानों और लघु अवधि ऋणों की ब्याज पर दी जाने वाली सब्सिडी इसमें आती है। ठीक है, और एलपीजी सब्सिडी भी आती है। तो हमें ध्यान रखना जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी वो खाद्य में दी जाती है, सेकंड नंबर पर उर्वरक में दी जाती है और थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो दोस्तों वो दी जाती है आपकी इसमें पोषण आधारित सब्सिडी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है वो खाद्य सब्सिडी है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों सब्सिडी की आपको मद पता चल गई है, ये सब्सिडी ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है, एलपीजी पर सब्सिडी दी जाती है, पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ब्याज भुगतान। तो बजट 2021 और 22 में ब्याज भुगतान हेतु लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है। ठीक है, जो ब्याज भुगतान जो करना है वो 8.1 लाख करोड़ रुपए, देख लो दोस्तों कितनी ज़्यादा रकम है। ठीक है, तो हमारा जो है बजट का इतना बड़ा पोर्शन जो है वो ब्याज भुगतान में ही चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ही बड़ी जो है बाधक चीज़ है। ठीक है, जो वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 7,08,203 करोड़ रुपए से लगभग 14.33% अधिक है। ठीक है, जबकि उसी वर्ष का संशोधित अनुमान से लगभग 16.86% अधिक है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे जो अगर व्यय की मद देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मद है वो ब्याज की है। ठीक है, ब्याज भुगतान की। विगत वर्षों की में जो ब्याज भुगतान की राशि में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, मतलब हमारा जो ब्याज भुगतान है वो बढ़ रहा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है, जो अभी हमने बात करी थी। क्योंकि ब्याज भुगतान से ना तो किसी परिसंपत्ति का सृजन होता है, ना ही किसी दायित्व में कमी आती है। इस कारण ब्याज भुगतान अर्थव्यवस्था पर बोझ माना जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि ब्याज हम जब देंगे उससे ना तो हमारी एसेट क्रिएट होगी, परिसंपत्ति क्रिएट होगी, और ना ही हमारी लायबिलिटी में कमी आएगी जो हमारे देता है, क्योंकि अभी हमने ब्याज ही भुगतान किया है। तो ये जो है बोझ माना जाता है अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है हमारे बजट के अगर भाग के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कर प्राप्ति की। अगर हम बात करें दोस्तों
तो ये भी जो है डाटा आपको ध्यान रखना है। तो हमारी अभी हमने बात करी थी कर प्राप्ति में, अगर अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो वो कितनी है, वो 4.9 है जीडीपी का, और प्रत्यक्ष कर की बात करें तो वो 5.0 है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सकल हमारे कर प्राप्ति कितनी है, वो है 9.9। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो सकल कर प्राप्ति आ जाएगी, वो 9.9 आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये भी हमारे प्रीलिम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, इन पर भी हम एक बार देखेंगे टेबल पर। तो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में केंद्रीय बजट 2021 और 22 में आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रस्तुत बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित था। ठीक है, ध्यान रखना है, ये हमारा जो बजट था वो 6 स्तंभों पर, 6 पिलर पर आधारित था। ठीक है, अभी 6 पिलर कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इनका ध्यान रखना है। पहले पिलर की बात करें तो उसमें जो है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, हेल्थ एंड वेल बीइंग। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, सेकंड पिलर, तो भौतिक एवं वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना। ठीक है, फिजिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर की अगर हम बात करें तो आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। ठीक है, और फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ पिलर, तो मानव पूंजी का पुनर्ऊर्जावान बनाना। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है फोर्थ पिलर का। नेक्स्ट बात करते हैं नवाचार एवं अनुसंधान तथा विकास, तो इसमें भी ध्यान रखना है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये फिफ्थ पिलर है। ठीक है, और सिक्स्थ पिलर की बात करें तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ये जो है मोस्टली गवर्नेंस से संबंधित है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है 6 पिलर जो है इस बार थे बजट के। आकांक्षी इसकी बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी का पुनर्ऊर्जावान बनाना। ठीक है, नवाचार एवं अनुसंधान तथा विकास, इनोवेशन, और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, ये 6 पिलर थे जिस पर जो है बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, बात कर आती है दोस्तों स्वास्थ्य एवं खुशहाली। पहले पिलर की अगर हम बात करें तो बजट अनुमान वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य एवं खुशहाली हेतु कुल व्यय इतने जो है व्यय किए जाएंगे, व्यय का अनुमान है, जो विगत वर्ष के बजट के अनुमान 94,452 करोड़ रुपए की तुलना में 137% अधिक है। ये इम्पोर्टेंट है, बस हमें ध्यान रखना है 137% अधिक है इस बार जो स्वास्थ्य पर जो है व्यय किया गया है। फिर बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्रों, ये हमें ध्यान रखना है, निवारक, उपचारात्मक और कल्याण, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग को सुदृढ़ करने पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के प्रति अगर समग्र दृष्टिकोण देखा जाए तो इसमें निवारक, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेलबींग पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2021 और 22 के बजट के अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन हेतु 35,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुए व्यय का विवरण निम्न है। तो दोस्तों स्वास्थ्य सेवा के जो क्षेत्र में व्यय का विवरण है वो कैसे दे रखा है, इस पर जानने से पहले हम इस पर देख लेते हैं थोड़ा सा जो स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो व्यय हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा है जो है कौन से विभाग पर जो है व्यय किया जाएगा। ठीक है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यय किया जाएगा वो किया जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसमें जो विभाग है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उस पर जो है सबसे ज़्यादा मद खर्च की जाएगी 71,269 करोड़। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के अगर क्षेत्र में बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से जो है विभाग में सबसे ज़्यादा बजट का जो आवंटन किया गया है, तो वो हमें ध्यान रखना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जो है सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के अगर क्षेत्र में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है व्यय किया जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर दोस्तों इसमें जो है आपका ये है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
और जो दोस्तों इसमें और ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है बस, क्योंकि ज़्यादा डेटा याद करोगे तो फिर उलझन हो जाएगी। तो हमें केवल इसका ही ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जो है सबसे ज़्यादा व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। तो हमारा जो शिक्षा की स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इसमें जो है एक योजना चलाई जाएगी, पीएम आत्मनिर्भर भारत योजना। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत को स्वास्थ्य बनाने के हेतु बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना हेतु अगले 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए की परिव्यय की योजना है। ठीक है, तो अगले 6 वर्षों में इसमें जो है 64,180 करोड़ रुपए जो है व्यय किए जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि बजट में कौन सी योजना शुरू की गई है स्वास्थ्य के लिए, तो हमें ध्यान रखना है ये है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। ठीक है, इस योजना के माध्यम से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता विकसित की जाएगी और साथ ही मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूती प्रदान करते हुए नए संस्थानों का निर्माण किया जाएगा, जिससे पैदा होने वाली नई बीमारियों का पता लगाकर उनका इलाज किया जा सके। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग होगी। तो दोस्तों ये योजना जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग है। ठीक है, एक दोस्तों मिशन पोषण 2.0 स्कीम जो है वो शुरू की जाएगी। ठीक है, और मिशन पोषण 2.0 स्कीम जो है ये पोषण को मजबूत करने हेतु केंद्रीय बजट में संपूरक पोषण कार्यक्रम है। इसमें जो है दोस्तों संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को विलय करके मिशन पोषण 2.0 प्रारंभ किया जाएगा। तो मिशन पोषण 2.0 जो है वो संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को विलय करके जो है बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन शहरी के तहत जो है नई स्कीम शुरू की जाएगी। अभी दोस्तों जल जीवन मिशन ग्रामीण की जो स्कीम चल रही थी, अब जो है जल जीवन शहरी मिशन की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत जो अगले 5 वर्षों में जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, इस मिशन के माध्यम से 2.86 लाख करोड़ घरों में जो है नल कनेक्शनों के साथ सभी 43,04,378, थोड़े आंकड़े दोस्तों ऐसी हैं क्योंकि वीडियो बनाते हुए थोड़ा माइंड ऐसे ही रहता है, शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति तथा 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक स्कीम चलाई जाएगी शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हेतु वर्ष 2021 से 26 तक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है वो 21 से 26 की अवधि के लिए जो है चलाया जाएगा। कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को क्रियान्वित किया जाएगा, ध्यान रखना है। फिर दोस्तों एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति आई है। ठीक है, इसमें जो है पुराने एवं अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है ये जो है योजना शुरू की गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड पिलर की बात करें अगर भौतिक एवं वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना, तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, तो दोस्तों एक PLI स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये 13 क्षेत्रों के लिए जो है शुरू की गई थी। ठीक है, और इस योजना हेतु सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। तो ध्यान रखना है PLI स्कीम का, ये हमें जो है सारी स्कीम दोस्तों ध्यान से जो है याद रखनी है, जिसकी शुरुआत 2021 और 22 से होगी। तो दोस्तों PLI स्कीम की शुरुआत जो 21 और 22 से होगी, और ये क्या है, ये एक इंसेंटिव दिया जाता है कंपनियों को जो 13 क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, मित्रा योजना। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मित्रा योजना कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो हमें ध्यान रखना, वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु PLI स्कीम के अलावा जो हमारी ये PLI स्कीम है, इसके अलावा जो है मित्र योजना शुरू की गई थी। तो इसका फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्र नामक योजना जो है प्रारंभ की गई है। ठीक है, 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क्स स्थापित किए जाएंगे। तो ध्यान रखना है 3 वर्षों की अवधि में
7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट है जो है हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वित्त मंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में 6,835 परियोजनाओं के साथ घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन अपनी तरह की पहली और पूरी तरह से सरकारी पहल पर आधारित कार्यक्रम था। ठीक है, तो दोस्तों NIP का हमें ध्यान रखना है, ये नई जो है स्कीम है अवसंरचना के विकास के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, ये ध्यान रखना है, ये जो है नई स्कीम शुरू की गई थी। इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें अब 7,400 और नई परियोजनाओं को शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है विकास वित्त संस्थान। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ये जो है गठित किया जाएगा। ठीक है, और ये गठित किया जाएगा जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं हैं उन्हें जो है लोन दिया जाएगा इसके थ्रू, विकास वित्त संस्थान। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो है कौन से वित्त संस्थान की स्थापना की गई है जो दीर्घकालिक ऋण प्रदान करेगा, तो वो क्या करेगा, विकास वित्त संस्थान। ठीक है, तो दोस्तों अब संरचना के वित्त पोषण हेतु दीर्घकालिक ऋण जो है चाहिए रहता है। जो अब संरचना का अगर हम बात करें तो जिसके लिए जो एक ऐसे वित्तीय संस्थान की आवश्यकता है जो बुनियादी सुविधाओं के वित्त पोषण हेतु एक प्रदाता, सुविधाजनक और उत्प्रेरक संस्थान के रूप में भूमिका निभाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु बजट में विकास वित्त संस्थान की स्थापना हेतु एक विधेयक लाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस संस्थान हेतु केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही तो इसमें जो है 20,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस संस्थान हेतु 3 वर्षों में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने की भी जो है लक्ष्य रखा गया है। फिर बात करते हैं दोस्तों एक नई योजना, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। बजट में इस बात की भी घोषणा की गई है कि पहले से ही प्रचालन में लाई जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्ति के मौद्रीकरण हेतु राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना शुरू की जाएगी। जो हमारे राष्ट्रीय परिसंपत्ति एसेट है उनका जो है मनी वैल्यू के लिए जो है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, साथ ही इस दिशा में हो रही प्रगति पर नजर रखने के लिए निवेशकों को इससे अवगत कराने हेतु एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी निगरानी के लिए एक एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाने का भी जो है निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय हेतु 11,81,001 लाख करोड़ रुपए का जो है विस्तारित परिव्यय प्रदान किया गया है। इसमें से जो है 10,08,230 करोड़ रुपए संबंधित पूंजी के लिए है। ठीक है, जो अब तक का सर्वाधिक आवंटन है, तो हमें जो है इस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सड़क अवसंरचना की वृद्धि हेतु अधिक आर्थिक कॉरिडोर की स्थापना बनाई जा रही है जो निम्न है। तो दोस्तों इसमें आर्थिक कॉरिडोर जो बनाए गए हैं वो 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, मदुरै, कोल्लम तथा चित्तौड़ और थाचूर कॉरिडोर शामिल है। ठीक है, इसमें जो है 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से केरल में 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, जिसमें केरल में मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर का 600 किलोमीटर खंड भी शामिल है। तो ये दोस्तों जो है राजमार्ग के लिए जो आवंटित राशि है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, वर्तमान कोलकाता सिलीगुड़ी सड़क अपग्रेडेशन शामिल है। ठीक है, रेल अवसंरचना की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है। ठीक है, तो रेल योजना जो है 2030 तैयार की गई, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार रेलवे का तंत्र सृजित करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने हेतु पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किए गए विस्टाडोम LHB कोच आरंभ किए जाएंगे। बजट 2021-22 में रेलवे के लिए 11,55 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 10,07,100 करोड़ रुपए जो है पूंजीगत व्यय के लिए। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2020 में तीसरे री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में एक बृहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को शुरू करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो दोस्तों हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसी घोषणा के अनुरूप वर्ष 2021 और 22 में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जाएगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन से जो है कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो पाता है और इसका जो उत्पादन किया जाएगा वो ग्रीन ऊर्जा के स्रोतों से किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस लोगों के लिए जीवन में इस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पेट्रोलियम गैस प्राकृतिक गैस के तहत जो है जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि बजट में जो है कहाँ पर गैस लाइन पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी, तो वो की जाएगी जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन भी किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय पूंजी। बजट घोषणा के अनुसार बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि बीमा कंपनियों में अनुज्ञेय एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जा सके। तो बीमा में जो है 74% एफडीआई की अनुमति मिल गई है। और सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की स्वीकृति दी जा सके। आकांक्षी भारत का समग्र विकास, ठीक है, ये नया पिलर है, आकांक्षी भारत का समग्र विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंस्पिरेशनल इंडिया, ठीक है, इंस्पायरेशनल इंडिया। तो हमें ध्यान रखना है। इसमें कृषि की अगर बात करें हम, तो बजट में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जिस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी जिंसों के संदर्भ में उत्पादन लागत का 1.5 गुना कीमत मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1.5 गुना जो आपका उत्पादन लागत है इतना फ़ायदा मिल सके, इसके लिए जो है एमएसपी जारी किया गया है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बजट 2021 में घोषित आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित जिंसों के अंतर्गत किसानों को किया गया भुगतान। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जो भुगतान किया गया है वो धान के उसमें जो किया गया है, और सेकंड नंबर पर जो किया गया है वो गेहूं के जो है गेहूं की फसल पर किया गया है। किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर जो कृषि का जो ऋण है वो 16.5 लाख करोड़ रुपए जो है निर्धारित किया गया है। और ध्यान रखना है दोस्तों, एमएसपी के तहत जो सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है वो धान की खरीदी जाती है फसल। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण, ये भी ध्यान हमें रखना है, जो हमारा कृषि ऋण जो है वो कितना कर दिया है, वो कर दिया है 16.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में किए जा रहे आवंटन को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नाबार्ड के अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन फंड की स्थापना की गई। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइक्रो इरिगेशन फंड की जो स्थापना है वो किसके अंतर्गत की गई है, तो वो नाबार्ड के तहत की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 5,000 करोड़ रुपए और डालकर इसका जो है 2 गुना करने की जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि और संबंध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने हेतु ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है शुरू की गई थी पिछले बजट में, जो केवल टमाटर और प्याज और आलू के लिए थी। इसका तो दायरा बढ़ाकर अब इसे कितने उसमें कर दिया गया है, इसे जो 22 और उत्पादों को इसमें जो है शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत जो है जो हमारा टमाटर और प्याज और आलू के दाम निर्धारित किए गए थे, अब जो है उसमें जो है 22 और उत्पाद जो है शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क की स्थापना किए जाने की जो है प्रस्ताव है। तो ध्यान रखना है, सीवीड मल्टीपर्पज़ पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा तमिलनाडु में, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट पिलर की बात करते हैं मानव पूंजी को पुनः ऊर्जावान बनाना। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें ध्यान रखनी है। इसमें जो है 100 नए सैनिक स्कूल
स्थापित किए जाएंगे और 750 जो है एकलव्य विद्यालय जो है स्थापित किए जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो है बजट 2019-20 में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठित करने के बारे में जो उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग जो है वो मेडिकल और लॉ को छोड़कर जो है सभी चीज़ का जो है नियमन या प्रबंधन करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन करने की जो है बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। उसे क्रियान्वित करने के लिए इस बार संविधान पेश किया जाएगा। यह एक छत्रक निकाय है जिसमें मानक निर्धारण, प्रत्यानयन, विनियम और फंडिंग के लिए 4 अलग अलग घटक होंगे, ठीक है। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था के लिए लेह में जो है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है। बजट में जो है लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पिलर दोस्तों नवाचार एवं अनुसंधान तथा विकास। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। नई पहल जो है वो राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है, वो प्रारंभ किया जाएगा। इस मिशन के माध्यम से शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत जो है ट्रांसलेट किया जाएगा विभिन्न स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। तो हमने देखा भी है दोस्तों, जब चुनाव प्रचार प्रसार होता है तो उत्तर भारत के जब हिंदी भाषी लोग दक्षिण भारत में चुनाव प्रसार करते हैं तो एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता ठीक से। तो उससे क्या होता है, वे अपनी बात जो है वो जनता के सामने ठीक से नहीं रख पाते हैं। तो जो सरकार के नई पहलें होती हैं वे भी जो है उनके पास पहुँचे, वे उस बात को समझे। इसके लिए जो राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन यानी कि गवर्नेंस की बात यहाँ पर की गई है। तो सरकार द्वारा घोषित बजट प्रस्ताव के 6 स्तंभों में आखिरी स्तंभ जो है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है, जिसमें जो सुधारों के लिए योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें क्या बताया गया है? आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहले डिजिटल जनगणना होगी, ठीक है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मील पर के पत्थर साबित होने वाले कार्य हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो जनगणना के लिए जो है 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और छात्र श्रमिकों विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण हेतु 1,000 करोड़ रुपये का जो है उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके लिए एक विशेष योजना भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं राजकोषीय स्थिति की बात करें। अन्य देशों के विपरीत सरकार द्वारा महामारी के दौरान मझोले आकार के पैकेजों की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों जो पैंडेमिक था उस टाइम पर जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे पैकेज जो है जारी किए गए थे, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है ताकि घरेलू मांग में तेज़ी लाई जा सके। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2020-21 हेतु 30.42 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट का व्यय अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान 34.50 लाख करोड़ रुपए है। पूंजीगत व्यय बजट अनुमान वर्ष 2020-21 में 4.12 लाख करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 में 4.39 लाख करोड़ रुपए होने का आकलन किया गया है, ठीक है। संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का, यह भी हमने बात करी 9.5 निर्धारित किया गया है। वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि में जो है 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर जो है उसे 30,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आकस्मिकता निधि जो होती है, कंटीजेंसी फंड जो होता है, उसमें 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपये करोड़ करने की बात की गई है। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अपने करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ हेतु प्रत्यक्ष कर प्रणाली में कई प्रकार के सुधार लाए गए हैं। सरकार द्वारा पहले से ही निगम कर की दर काफ़ी कम कर दी थी, जिससे जो भारत विश्व में निगम कर की न्यूनतम दर वाले देशों में शामिल हो गया है। साथ ही लाभांश वितरण जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है भी समाप्त कर दिया गया है। तो अभी दोस्तों लाभांश वितरण टैक्स इसमें जो है बहुत ज़्यादा उलझन थी, तो इसे जो समाप्त कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है और पता करना है क्या होता है, ठीक है। वर्ष 2020 में आयकर रिटर्न बनने वालों की संख्या अत्यधिक वृद्धि के साथ 6.48 करोड़ पहुंच गई है, जबकि
बस 2014 में यह संख्या जो है मात्र 3.31 करोड़ थी। ठीक है, तो दोस्तों इनकम फाइल रिटर्न करने वालों की संख्या बढ़ी है, करदाताओं की जो है संख्या इतनी नहीं बढ़ी है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बजट का अवलोकन दिया गया है, ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो केंद्रीय बजट था, और ये जो है इसमें जो हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं वो आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें और कुछ ज़्यादा बात नहीं बताई गई, इसमें तो यही बताया गया है कि किस किस के लिए जो बजट लाया गया है। तो ध्यान रखना है, इसमें 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की बात की है, 750 एकलव्य स्कूल खोलने की बात की है, MSP को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये जो मतलब बजट का पूरा सार है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, एक टेबल हमसे जो है छूट गई थी। इसके बाद दोस्तों हम जो है यूपी का बजट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है एक टेबल थी शायद, वो दोस्तों ये छूट गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसका हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर इसमें हम बात करें तो मंत्रालयों में जो है सबसे ज़्यादा आवंटन किस मंत्रालय को किया गया है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर बजट व्यय की अगर बात करें मंत्रालयों के हिसाब, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें जो है रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो रक्षा मंत्रालय को जो है 47,81,000 8,195 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। 4,78,195, ध्यान रखना है, 4,78,195 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है रक्षा मंत्रालय में, जो सबसे ज़्यादा है किसी भी मंत्रालय द्वारा जो है बजट के लिए प्रावधान है। ठीक है, मतलब जो बजट के जो व्यय है उसमें सबसे ज़्यादा जो मदद गई है वो रक्षा मंत्रालय में गई है। और अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पर दोस्तों आपका ये आता है गृह मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आता है, क्योंकि खाद्य सब्सिडी में बहुत सारी मदद जाती है, तो सेकंड नंबर पर ये आता है। तो हमें ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय पर आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था ये हमारा पूरा केंद्रीय बजट था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।